अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 का टॉपिक देखेंगे, तवाज़ुन की हालतें। इससे पहले हमने इस चैप्टर में देखा था इक्विलिब्रियम या तवाज़ुन होता क्या है। तवाज़ुन का मतलब है जिस्म की जो भी हालत हो वो अपनी हालत को नहीं बदलता। फोर्सेस अगर उसके ऊपर लग रही हैं लेकिन ओवरऑल सम अगर फोर्सेस का जीरो है तो हम कहते हैं कि हमारे पास अगर वो रेस्ट पे है, मतलब अगर कोई गेंद जो है वो मूव नहीं कर रही तो वो मूव नहीं कर रही। उसके ऊपर अगर फोर्सेस लग रही है उनका हासिल जमा जीरो है, तो नेट फोर्स नहीं लग रही तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, वो मूव नहीं करेगी। और अगर कोई बॉल है जैसे वो आगे की तरफ जा रही है, मूव कर रही है, तो वो मूव करती रहती है अगर उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस का हासिल जमा जीरो है। ये तो हमने पढ़ा था, इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं कि हालत चेंज ना करे, जिस हालत में है उसी तरह से रहे। अगर कोई गेंद रेस्ट पे पड़ी है, मूव नहीं कर रही, तो वो मूव ना करे। अगर कोई मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो वो मूव करती रहे। कहते हैं अब हम देखेंगे कि जो तवाज़ुन है इसकी हालतें कौन कौन सी हैं, उसकी स्टेट्स कौन कौन सी हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो है तवाज़ुन किन हालतों में देखा जाता है। कहते कोई सी शय इस वक्त तक तवाज़ुन में होती है जब तक इसका सेंटर। अच्छा, ये नई डेफिनेशन आ जाती है, ये कंडीशन बता दी है उसने कि आपके पास कोई जिस्म जो है वो तवाज़ुन की हालत में कब तक रहती है। तवाज़ुन की हालत का मतलब है जिस हालत में भी है वो अपनी हालत को मेंटेन रखती है। अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे पड़ी रहती है, अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहती है। तो कहते हैं ये कब होता है, जब उसका सेंटर ऑफ मास और सहारे का नुक्ता एक ही अमूदी लाइन में वाक़या हो। कि आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो जिस पॉइंट में उसका सेंटर ऑफ मास होगा उसी पॉइंट पे आपने उसको बैलेंस करवाया होगा, उसी पॉइंट पे उसको सहारा दिया होगा। अगर वो दोनों एक ही लाइन पे होंगे तो हम कहते हैं कि वो तवाज़ुन की हालत में रहेगी, वो इक्विलिब्रियम हालत में रहेगी। ये लाइन का मतलब से आगे डायग्राम से हमें मजीद क्लियर हो जाएगा। कहते हैं तब हर तरफ लगने वाली फोर्सेस ज़ाया हो जाती है और शायद तवाज़ुन में रहती है। कहते हैं अगर ये सिचुएशन हो कि एक जिस्म के ऊपर जो लग रही है सेंटर ऑफ मास और जहाँ पे उसको सहारा दिया हुआ है वो दोनों एक ही अमूदी लाइन में गुजर रही हैं, तो हम कहते हैं वो जिस्म किस शय में होती है, तवाज़ुन की हालत में होती है। तो ये तवाज़ुन की हालत की एक कह लें कि कंडीशन आती है कि जब ये दोनों फोर्सेस जहाँ पे आपने उसको सहारा दे के खड़ा किया वो वाला पॉइंट और जो सेंटर ऑफ मास है वो दोनों एक ही अमूदी लाइन में, एक ही वर्टिकल लाइन में वाक़या हो, तो हम कहते हैं वो तवाज़ुन। ठीक है, मतवाज़ुन होने वाली शिया के इस्तेहकाम के हवाले से तीन हालतें कहते हैं मिस बेसिकली। सबसे पहले आती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि जो भी हालत है वो उसमें स्टेबल रहती है। अगर आप उसकी हालत को खराब भी करोगे तो वापस उसी अपनी हालत में आ जाएगी, तो हम कहते हैं स्टेबल होती है। तो क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम को बच्चे उर्दू में क़याम पज़ीर तवाज़ुन भी कहते हैं। वो यहाँ पे यही बात कर रहा है, कोई शय क़याम पज़ीर तवाज़ुन में होना कहलाती है अगर इसको थोड़ा सा भी एक साइड पे झुकाया जाए तो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाए, असली हालत में आ जाए। कि अगर कोई जिस्म है, अगर वो स्टार्ट में तवाज़ुन की हालत में है, मतलब जिस रेस्ट पे है, तो लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा भी चेंज करते हो उसकी हालत को तो वापस आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये पैसेज बाद में देखते हैं। पहली बात तो ये जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, कैसे अगर सेंटर ऑफ मास और सहारे का नुक्ता एक ही मुद्दी लाइन में होता हम कहते हैं तवाज़ुन। ये मेरे पास सपोज करिए मेरे पास एक तो कोन है, एक ट्रायंगल है, कोन की फॉर्म की है। आपने क्या किया हुआ है यहाँ पे, इसको ये नॉर्मली अभी टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। अब ये देखिए इसका जो वजन का वेट फोर्स है वो नीचे की तरफ से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, और जो टेबल है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। मैंने इसको सहारा दिया हुआ ना, मुझे टेबल के ऊपर पड़ा हुआ, मतलब टेबल इसको सहारा दे रहा है ऊपर की तरफ, और जो इसका वेट फोर्स है वो नीचे की तरफ है। ये देखिए आप दोनों फोर्सेस एक ही अमूदी लाइन में नहीं, अमूदी लाइन को बोलते हैं मुझे वो जो वर्टिकल लाइन होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है ना इसको अमूदी लाइन कहते हैं। और ये देखिए एक ही लाइन के ऊपर वेट फोर्स नीचे लग रही है, नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रही है, तो कहते हैं अगर एक ही अमूदी लाइन में ये दोनों फोर्सेस लग रही हों, एक तो ग्रेविटी की फोर्स और दूसरा जो उसको सहारा दे रही थी, यहाँ पे टेबल उसको नॉर्मल फोर्स लगा रहा था ऊपर की तरफ, मतलब ये सहारे की फोर्स है जो उसको ऊपर की तरफ लग रही है, तो हम कहते हैं ये किस हालत में है, तवाज़ुन की हालत में। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों एक ही अमूदी फोर्स लाइन में लग रही हो तो एक दूसरे के असर को जायल कर देती है, मतलब जितनी ऊपर नॉर्मल फोर्स होगी उतनी वेट फोर्स नीचे होगी, तो ये एक दूसरे के असर को खत्म कर देती है, जायल कर देती है। अब आगे कहते हैं हमारे पास हमने पहला देखना है क्या पजीर दिया स्टेबल इक्विलिब्रियम की। ये एक जिस्म था, एक कोन थी जो इस तरह से पड़ी हुई थी। आपने क्या किया, इसको यहाँ से उठा के ना थोड़ा सा ऊपर कर दिया, मैंने इसको इनबैलेंस करवा दिया, मतलब इसको थोड़ा सा एक साइड से ऊपर की तरफ किया है। ये देखिए यहाँ से उठा के, पहले ये ऐसे पड़ी हुई थी, आपने क्या किया है एक कॉर्नर से इसको उठा के ना ऊपर की तरफ कर दिया।
अब ये देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ होगी है, जो नॉर्मल फोर्स कहाँ पे होगी, नॉर्मल फोर्स हमेशा याद रखिएगा जहाँ पे चीजें एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट होती है, मतलब एक दूसरे के साथ टच हो रही होती है। यहाँ पे अब यहाँ से तो ऊपर उठा दिया, तो इस कोन का ये वाला एंड जो है वो टेबल के साथ अटैच हुआ हुआ है, मतलब यहाँ पे वो टच कर रहा है। तो अब नॉर्मल फोर्स या सहारे की फोर्स यहाँ पे होगी, ग्रेविटी की फोर्स ये होगी। अब ये देखिए जी यहाँ पे अब ये तवाज़ुन की हालत में नहीं है अभी, क्यों? क्योंकि ये देखिए अब ये एक ही अमुदी लाइन में दोनों फोर्सेस नहीं है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। तो हमने उसको थोड़ा सा एक साइड पे झुका दिया, मतलब एक साइड से ऊपर उठा दिया है, तो ये थोड़ी देर के लिए कह लें कि उसका बैलेंस मैंने खराब किया। लेकिन आप इसको ऊपर थोड़ा सा ले जाके छोड़ देंगे ना, तो यहाँ पे ये इन टच है, मतलब यहाँ पे आप उसको मान सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो ग्रेविटी क्या करेगी, इसको फोर्स लगाएगी नीचे की तरफ, इस सेंटर की तरफ। किस डायरेक्शन में? ये आपके पास इसको नीचे की तरफ घुमा के लेके आएगी, ये क्योंकि इसको नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, जहां पे मुझे वो इन टच होता है ना, जहां पे वो जमीन को टच कर रहा होता है उसके गिर्द लेके आती है। इसको हम कहते हैं ये क्लॉकवाइज में ना इसके ऊपर फोर्स लग रही होती है ग्रेविटी की, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको नीचे की तरफ लेके आ रही होती है। तो जैसे आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाके छोड़ोगे, ये दोबारा से नीचे आ जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी की जो फोर्स है वो दोबारा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है। हम कहते हैं यहाँ पे टॉर्क लगा रही है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास समुद्री डिस्टेंस है, जिसको मोमेंट आर्म बोला जा सकता है आर, और ये हमारे पास जो है वो वेट फोर्स है, ग्रेविटी की फोर्स है। आपने इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया, तो ग्रेविटी क्या कर रही है, जो नीचे की तरफ है इसको नीचे वापस लेके आ रही है, इस पॉइंट के गिर्द इसको दोबारा से रोटेट करवा रही है। जब इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, नीचे की तरफ रोटेट करवाएगी, तो हम कहते हैं वो वापस अपनी हालत में आ जाएगा। तो ऐसा जिस्म जिसको आप थोड़ा सा एक साइड से उठाओ लेकिन वहां छोड़ दो, अगर दोबारा से वो वापस आ जाता है तो हम कहते हैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब अपनी असली हालत में दोबारा वापस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कर रहा है, इसी को जो मैंने एक्सप्लेन किया वो वर्डिंग में लिख रहा है कि क्या किसी तवाज़ुन तब होता है जब कोई शय किसी शय को घुमाने वाले टॉर्क से शय को दोबारा वापस हालत में ले आए। मैंने आपसे यही बात की है कि आपने इसको थोड़ा सा उठाया, तो हमारे पास क्या हुआ है, ये अब उस पॉइंट को जहाँ पे वो जमीन को टच कर रहा है इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानिए, या इसको हम कह सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन सॉरी मानिए। यहाँ पे जो ग्रेविटी की फोर्स है इसको दोबारा से वापस नीचे लेके आएगी, इसको नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है इस पॉइंट की तरफ, तो हम कहते हैं ये टॉर्क। घुमाने का मतलब होता है टॉर्क प्रोड्यूस करवाना। टॉर्क को हमने डिफाइन किया था, वो फोर्स होती है जो किसी चीज को घुमा रही होती है। अभी ग्रेविटी नीचे लग रही है, इसको नीचे की तरफ लेके आ रही है, इसको इस पॉइंट की तरफ घुमा रही है, तो हम कहते हैं ये टॉर्क उसको दोबारा उसकी हालत में लेके आ रहा है। आप कहते हैं शक्ल ए में आपको दिखाया हुआ है कि वो दोनों अमूदी लाइन में से गुजर रही हैं, एक ही अमूदी लाइन में से गुजर रही हैं, तो वो एक दूसरे के असर को जायल कर रही हैं, क्योंकि ये फोर्सेस मुखालिफ सिमतों में अमल कर रही हैं, तो ये क्या करती हैं एक दूसरे को जायल कर देती है। ठीक है, तो इसमें दोनों फोर्सेस कह लें कि दोनों पॉइंट्स वैलिड हो रहे हैं कि ना तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ना तो ये रोटेट कर रहा है, ना ये मूव कर रहा है। तो इसमें फोर्सेस का ओवरऑल सम भी जीरो है, और सेंटर एक ही पॉइंट पे होने की वजह से टॉर्क भी क्या है, जीरो है। लेकिन यहाँ पे आपने जैसे इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया, अब यहाँ पे फोर्सेस एक लाइन में एक्ट नहीं कर रही, ये फोर्स यहाँ पे आ गई और ये यहाँ पे आ गई है। अब अगर मैं इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेती हूँ, तो ये इसको नीचे इस पॉइंट की तरफ लेके आएगी, घुमाएगी, तो हम कहते हैं ये इसके ऊपर कौन सा प्रोड्यूस करवाएगी, क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगी, तो इसकी वजह से ये दोबारा से वापस आ जाएगा। कहते हैं अगर आपको थोड़ा सा मखरूत को, मतलब इस कोन को थोड़ा सा, इसको बच्चे उर्दू में मखरूत बोलते हैं, मतलब जो ये जो कोन की शक्ल होती है ना, इसको कहते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा एक साइड से उठा दो, ऊपर की तरफ झुका दो, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। अब ये दोनों एक ही अमूदी लाइन में नहीं रहेंगे, लेकिन जो ग्रेविटी का पॉइंट है ना बच्चे, वो स्टिल बेस के ऊपर ही है। इस सारे को जहाँ पे आपने उसको जमीन के साथ टच करवाया हुआ था उसको बेस बोलते हैं, जहाँ पे उसको बैलेंस करवाया हुआ, अभी भी वो इस जहां पे आपने उसको बैलेंस करवाया था उसी के ऊपर ग्रेविटी का पॉइंट है। अब ग्रेविटी का पॉइंट उसको क्या कर रहा है, उस पॉइंट के जहां पे वो टच कर रहा था उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मान रहा है, उसके गिर्द उसको घुमा के वापस ले रहे क्या आ रहे हैं। ठीक है, कहते हैं ग्रेविटी का जो पॉइंट है वो अभी भी बेस के ऊपर है, वो उससे बाहर नहीं है, मतलब इसके ऊपर ही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो पहले एक ही अमूदी लाइन में दोनों फोर्सेस लग रही थी, अब वो अमूदी एक ही लाइन में नहीं है बल्कि वो डिफरेंट है। ये यहाँ पे लग रही है, यहाँ पे लग रही है, तो एक ही लाइन में नहीं रहते, लेकिन ये दोनों हमारे पास फोर्सेस कौन सी है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। अनलाइक पैरेलल
फोर्सेस आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनकी मिकदार एक ही होती है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो दोनों की मिकदार सेम ही है, जितनी इसकी वैल्यू में मिकदार है उतनी इसकी है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन मुख्तलिफ है। तो हम कहते हैं यहाँ लाइक पैरेलल फोर्सेस है, ठीक है। तो ये तवाज़न में नहीं रह रही, लेकिन इनमें से अनलाइक पैरेलल फोर्सेस से एक जो है, जो हमारे पास वो क्लॉकवाइज हमारे पास ऐसे घड़ी चलती है ना, ऐसे घड़ी चलती है, ठीक है। तो हम कहते हैं ये टॉर्क कौन सा है, ये क्लॉकवाइज है, क्या इसको इस तरफ लेके जा रही है तो ये मेरे पास क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो ये जो इसको नीचे की तरफ घुमाएगी, इस पॉइंट की तरफ क्लॉकवाइज लेके आएगी, तो हम कहते हैं ये अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा, ठीक है। ये लास्ट वाला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कोई ये बात याद रखिएगा, कोई शय इस वक्त तक तवाज़ुन में रहेगा जब तक इसका सेंटर ऑफ मास इसकी बुनियाद के अंदर रहता है। कहते हैं सेंटर ऑफ मास जो है या ग्रेविटी जब का जो पॉइंट है, अगर तो वो आपके पास बुनियाद के ऊपर रहता है या उसके अंदर रहता है, तो हम कहते हैं वो तवाज़ुन की हालत में वापस आ जाएगा, या तवाज़ुन खराब भी करोगे तो वो अपनी हालत में उसको वापस ले आएगा। अगर ये बेस के ऊपर या बुनियाद के ऊपर नहीं रहता तो वापस से नहीं आती। ये मजीद देखते हैं नेक्स्ट में। तो ये याद रखिएगा, क़याम पज़ीर तवाज़ुन वो है कि अगर आप किसी हालत की शक्ल या सॉरी उसकी कह लें कि हालत को बदलते हो तो वो वापस अपनी हालत में आ जाता है। जैसे आपके पास ये कोन है, पहले ज़मीन पे पड़ी है, आपने इसको थोड़ा सा उठा के छोड़ दिया तो वो वापस नीचे आ जाए, तो ये वापस अपनी असली हालत में आ जाती है, तो हम कहते हैं ये क़याम पज़ीर है। तो हमारे पास गैर क़याम पज़ीर क्या होगा फिर, अगर किसी हालत कोई जिस्म है अगर वो तवाज़ुन की हालत में है, अगर आप उसकी हालत को थोड़ा सा ख़राब करते हो तो वापस से ना आए तो हम कहते हैं वो अनस्टेबल है। कहते हैं इसकी एग्जाम्पल भी देखिए, ये देखिए ये आपके पास कौन है, अब मैंने उसको किसी और जगह से बैलेंस करवाया, उसको मैंने यहाँ पे बैलेंस करवाया हुआ है, यहाँ पे उसको मैंने थोड़ी देर के लिए खड़ा किया। अब इसकी बेस ये है, यहाँ पे उसको ना मैंने टेबल के साथ इन टच करवाया हुआ है। अब यहाँ पे वो बेस टेबल के साथ इन टच है, यहाँ पे उसकी जो ग्रेविटी की फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रही है, जो नॉर्मल फोर्स है वो टेबल ऊपर की तरफ लगा रहा है। दोनों एक ही मुद्दी लाइन में फोर्सेज एक्ट कर रही है, तो एक दूसरे का असर को जाहिर कर देती है। तो यहाँ पे तो ये थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो जाता है, थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा भी आगे की तरफ टच करवाऊंगी ना, थोड़ा सा भी मैं इसको कह लें हल्का सा भी झुकाऊंगी, तो अब क्या होगा, ये वापस नहीं आएगा, वो नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली पहली बात मैंने ये वाली एंड लाइन वाली याद रखिएगा कि कब उस तवाज़ुन की हालत में रहती है, जब तक उसका सेंटर ऑफ मास उसके बुनियाद के अंदर रहता है। आपने ये देखिए इसको थोड़ा सा हल्का सा इस तरफ टच किया, अब ग्रेविटी की जो फोर्स है ना वो ये लग रही है, ठीक है। अब हमारे पास वो बुनियाद के ऊपर नहीं है, बुनियाद तो ये था ना मुझे, लेकिन अब ग्रेविटी का पॉइंट क्या है, बुनियाद से बाहर निकल आया, अब ये थोड़ा सा आगे की तरफ हट गया, तो हम कहते हैं अब ये अपनी असली हालत में वापस नहीं आएगी। अगर यहाँ पे देखें तो अभी यहाँ पे जो बुनियाद थी उसकी ये वाली थी, आपने उसको टच भी करवाया था, थोड़ा सा झुकाया भी था या ऊपर की तरफ उठाया भी था, तो लेकिन स्टिल ग्रेविटी जो थी वो बुनियाद के ऊपर ही थी, इसी पॉइंट के ऊपर थी, लेकिन यहाँ पे बुनियाद के ऊपर नहीं है, वो थोड़ा आगे की तरफ चली गई। तो अगर ग्रेविटी या पॉइंट जो सेंटर ऑफ मास है वो बुनियाद से थोड़ा हट जाए, आगे पीछे हो जाए, तो वो जिस्म अपनी असली हालत में वापस नहीं आता। तो इसको यहाँ पे वो यही बात कर रहा है जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया है कि आपने उसको कौन कोई इस एंड पे आप बैलेंस कराया, सहारा दिया है, तो यहाँ पे ये कह रहा है मखलूत को इसके नोकदार सिरे के सहारे तवाज़ुन में खड़ा करते हैं कि आप इसको उल्टा करें, जो ये नोकदार सिरा है यहाँ पे उसको सहारा दें। ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़ा होगा, कब तक, जब ये नॉर्मल की फोर्स और जो वेट की फोर्स है वो दोनों एक ही अमूदी लाइन, एक ही लाइन में वाक़या होंगे, तब ये तवाज़ुन की हालत में होगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा भी झुकाओगे, थोड़ा सा भी इसको कह ले आगे की तरफ फोर्स लगाओगे, तो ये अपनी असली हालत में नहीं आएगा, वो नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो उसका सेंटर ऑफ मास है उसकी बुनियाद के ऊपर नहीं है, वो आगे की तरफ मूव कर गया, ठीक है। इसने आपने उसको थोड़ा सा घुमाया तो ग्रेविटी आगे की तरफ चली गई है, और घुमाओगे तो ग्रेविटी यहाँ पे आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो ये नीचे गिरता गिरता यहाँ पे नीचे ही गिर जाएगा। अब ये देखिए आपने सेंटर एक्सिस जहाँ पे पीछे इन टच होता है उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं, यहाँ पे वो टच कर रहा था तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आपने इसको थोड़ा सा घुमाया तो ग्रेविटी के जो पॉइंट है वो ये आ गया। अब हमारे पास टच कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। अब हमारे पास क्या है, अगर हम टॉप देखें तो ये जो वेट है, जो ग्रेविटी की फोर्स है, वो इसको किसकी तरफ घुमाएगी, इस पॉइंट की तरफ घुमाएगी, तो इसको नीचे लेके आ रही होगी, जैसे जैसे करोगे तो इसको नीचे लेके आएगी इस पॉइंट की तरफ। इसका मतलब है इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी, इसको नीचे लेके आया जा रहा होगा इस तरफ। अगर इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करे तो इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये घड़ी के ऑपोजिट चलता है।
जो वेट फोर्स है इसको इस पॉइंट की तरफ लेके आ रही है, नीचे है पॉइंट ये है तो इसको इस तरफ मूव करवाएगी, तो हम कहते हैं ये जो उसके ऊपर लग रहा है टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हमारे पास क्या करेगा, उसको वापस नहीं लेके आएगा, उसको और नीचे गिरा देगा। तो अगर यहाँ पे अगर कोई जिस्म वापस अपनी असली हालत में नहीं आता बल्कि उससे हम कहते हैं दूर हो जाता है, तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, गैर मुतवाज़िन है। तो यहाँ पे गैर क़याम पज़ीर है। तो कोई सी भी शय गैर क़याम पज़ीर में तब होती है जब इसके थोड़ा सा भी झुकाव अपनी असली हालत से दूर होती जाए, मतलब इसको झुका दें तो वो नीचे ही गिर जाए, वो वापस अपनी असली हालत में ना जाए, उसको गैर क़याम पज़ीर कहते हैं। तो इसकी ये डेफिनेशन है ये वाली, ठीक है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि गैर क़याम पज़ीर कौन सी है, कि अगर वो अपनी असली हालत में वापस नहीं आती। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी तीसरी स्टेट न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है जैसी है वैसी रहे, उसकी हालत ही ना बदले, जितनी मर्जी फोर्स लगा लो उसको मूव करवा लो। कहते हैं आप क्या करें, शक्ल 4.24 में एक सिलेंडर है जो इस तरह से जमीन के ऊपर पड़ा है, इसको आगे पीछे घुमाओ, इसको चाहे इधर लेके आ जाओ, मतलब उस तरफ लेके चले जाओ या इस तरफ लेके जाओ, मतलब इसको रोटेट करवाओ, आगे लेके चले जाओ, पीछे लेके चले जाओ, इसको मूव करवाओ, इसकी जो हालत है वो बदले ही ना। मतलब जहाँ पे फोर्स नॉर्मल लग रही है, जहाँ पे वेट लग रही है, वो उसी पॉइंट पे रहे। मुझे यहाँ पे अगर ये सिलेंडर पड़ा है, अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आती हूँ तो अब भी इसकी जो नॉर्मल फोर्स है, अगर जमीन के ऊपर ही पड़ा हुआ है तो अभी भी जो नॉर्मल फोर्स है वो ऊपर की तरफ होगी और जो ग्रेविटी की फोर्स है वो नीचे की तरफ होगी, वो एक ही मुद्दी लाइन में स्टिल रहेगी। तो वो चेंज नहीं होती फोर्सेस, तो हम कहते हैं उसकी हालत भी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे ये बात करें कि अगर सिलेंडर को जरा सा घुमाया जाए आगे की तरफ, पीछे की तरफ या आगे लेके आया जाए, मतलब उस तरफ ले जाए लेफ्ट राइट पे या आगे मूव करवा दे, तो इसकी वजह से इसमें किसी किस्म का टॉर्क अमल ना करे, मतलब जो फोर्सेस हैं वो एक ही मुद्दी लाइन में रहे। अब मुद्दी लाइन में रहने का मतलब है टॉर्क प्रोड्यूस ना हो, तो उससे क्या कहेंगे हम, न्यूट्रल। तो यहाँ पे दोनों एक ही मुद्दी लाइन में, मतलब टॉर्क नहीं है जो उसको अपनी असली हालत से दूर लेके जाए या वापस ले जाए, टॉर्क है ही नहीं, इस हालत को हम कहते हैं न्यूट्रल। या इसकी एग्जांपल आप अच्छे बॉल की भी ले सकते हैं। एक गेंद है जिसको अगर आप जमीन पे रख रहे हो तो उसकी जो नॉर्मल फोर्स होगी या जमीन जो उसके ऊपर फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ ये होगी, आपके पास जो वेट फोर्स होगी वो नीचे की तरफ होगी, दोनों हमारे पास एक ही अमुदी लाइन में एक्ट कर रहे हैं। आप इस बॉल को जहां मर्जी ले जाओ, इधर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, तो ये दोनों फोर्सेस जो है हमेशा एक ही लाइन में एक्ट करती हैं, मतलब उसकी हालत नहीं बदल रही होती, ना उसको अपनी असली हाथ में वापस लेके आया जा रहा होता है, ना इससे दूर लेके जाया जा रहा होता है। फिर टॉर्क ही नहीं होता। टॉर्क कब होता है, जब बच्चे ये दोनों एक ही लाइन में अमल ना करें, लेकिन ये एक ही लाइन में हमेशा अमल कर रही होती है तो टॉर्क नहीं होता। तो यहाँ पे ये कहता है कि जब सिलेंडर घूमता है तो इसके सेंटर ऑफ मास की ऊंचाई तब्दील नहीं होती, ये फोर्सेस एक ही अमुदी लाइन में अमल कर रही होती हैं, एक ही अमुदी लाइन में रहती हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये आ जाती है कि हमारे पास ये हाईलाइट हुआ है कि अगर किसी शय को हिलाने से वो नई जगह दोबारा रेस्ट हालत में आ जाए तो इसकी ऊंचाई ना बदले और ऐसी फोर्स शय को न्यूट्रल तवाज़ुन में कहा जाता है, मतलब नॉर्मल फोर्स और जो वेट फोर्स है वो एक ही मुद्दी लाइन में रहें, अगर वो रेस्ट पे है तो बाद में भी रेस्ट पे ही। इसकी एग्जाम्पल में यहाँ पे उसने ये भी दिया कि आप फोन को अब इस तरह से अगर रखेंगे, इसको उस तरफ घुमाएंगे, मतलब उस साइड पे घुमाएंगे या इस साइड पे घुमाएंगे तो वो एक ही साइड पे होगी, मतलब इसको जमीन के ऊपर या उस साइड पे घुमा दें या इस साइड पे घुमा दें तो ये अपने इसी बेस के अराउंड घूमता रहेगा, ठीक है। इसमें जो फोर्सेज है वो चेंज नहीं होगी। या बेस्ट एग्जांपल आपके पास ये बॉल की है कि बॉल को आगे पीछे ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तीन हालतें हैं जिसमें इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी बच्चे पूछा जा सकता है और इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी पूछा जा सकता है। अगर तो वो सिंपली शॉर्ट क्वेश्चन में लिखता है कि तवाज़ुन की तीन हालतें बता दे, तो ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है पोर्शन सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशंस करनी है। लेकिन अगर ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछते हैं तो आपने फिर ये सारा डिटेल में बताना है। एक्सरसाइज में देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा हुआ है। अच्छा, ये एक आपके पास डायग्राम है, कहते हैं नीचे दी कि हर शक्ल के लिए हालत तवाज़ुन की पहचान करें। ये अभी हमने पहले वाला पढ़ा है कि ये क्या होता है, ये क्या पज़ीर होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है कि अगर इसको यहाँ पे आप बैलेंस करवाओगे, थोड़ा सा ऊपर उठाओगे तो वो वापस इसको ले आएगा। ये जो होगा ये गैप क्या पज़ीर होगा। बच्चे इसको थोड़ा सा यहाँ पे अगर ऊपर बैलेंस हुआ, मैं थोड़ा सा इसको पुश करती हूँ, तो अगर ये थोड़ा सा इधर आ जाए तो ये नीचे जमीन पे ही नहीं आ जाएगा ये गेंद, तो ये गैर क्या पज़ीर होगा, वापस नहीं जाएगी। और ये सिलेंडर की हमने वैसे ही पढ़ी है कि आप इसको जितना मर्जी मूव करवाएं, ये जो इसकी नॉर्मल फोर्स होती है और जो इसकी वेट फोर्स होती है वो एक ही अमुदी लाइन में रहती है, वो फर्क नहीं पड़ता, तो ये न्यूट्रल में आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या पज़ीर है, ये गैर क्या पज़ीर है और ये न्यूट्रल है।
अच्छा, तमीरी फिक्र के सवालात हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है 4.3। कहते हैं अशिया को उलटने के हवाले से तवाज़ुन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के किरदार पर बहस करें। कोई मिसाल दें जिसमें किसी शय का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके तवाज़ुन क़याम पज़ीरी पर असरअंदाज होता है, और वजाहत करें किस तरह से इसके सहारे की बुनियाद तब्दील होने से इसकी क़याम पज़ीरी पर असर होता है। अच्छा, याद है मैंने आपको एक लाइन हाईलाइट करवाई थी इसमें कि हमारे पास कि अगर जो है हमारे पास कह लें कि जो सेंटर ऑफ मास है वो बुनियाद के अंदर रहेगा तो अपनी हालत में वापस आ जाएगा, अगर बुनियाद के बाहर होगा तो वापस नहीं आएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे यही मेरे पास गिवन है कि आपके पास जो तवाज़ुन है उसका इन्हिसार किसके ऊपर होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बुनियाद के सहारे पर होता है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बुनियाद के अंदर आ रही हो तो वो ज़्यादा देर के लिए तवाज़ुन की हालत में रहता है, और अगर सेंटर ऑफ मास जो है वो बुनियाद के ऊपर नहीं रहता तो वो तवाज़ुन की हालत में वापस से नहीं आएगा। तो इसके साथ आप इसको उनकी एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये टॉपिक एज अ होल आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है, इसमें से जो शॉर्ट बन रहा है वो मैंने आपको मार्क करवा दिया। स्टिल कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।